नमस्कार दोस्तों, मैं निरंजन आप सभी को हिस्ट्री की जीत के इस प्लेटफॉर्म के ऊपर स्वागत करता हूं। आज की क्लास में बात करेंगे किस प्रकार से मुगल वंश का पतन हुआ। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मुगल वंश के जो उत्तरवर्ती शासक है उसके विषय में, और उसके बाद हम अंतिम में बात करेंगे मुगल वंश के पतन के कारण और उसके परिणाम के विषय में। पर आप सबसे एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, ये वीडियो को एंड तक देखना। और हाँ, जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो ऐसे और महत्वपूर्ण वीडियो प्राप्त करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग कंप्लीट कर चुके थे बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब को। इसके बाद हम आप लोगों को पिछले ही क्लास में बताए थे कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद जितने भी शासक आते हैं उसको उत्तरवर्ती शासकों के रूप में गिना जाता है, जिनमें नाम आता है बहादुर शाह प्रथम, जहांदर शाह, फर्रुख सियर, रफ़ी-उद-दरजात, रफ़ी-उद-दौला, मोहम्मद शाह, अहमद शाह, आलमगीर द्वितीय, शाहजहां तृतीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर शाह द्वितीय, और अंतिम में आता है बहादुर शाह द्वितीय, जिसे जफर का उपाधि मिला हुआ था और इसका नाम पड़ जाता है बहादुर शाह जफर। तो चलिए एक एक करके पढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले यदि हम बात करें औरंगजेब की मृत्यु के बाद से जुड़ी हुई घटनाओं के ऊपर, तो औरंगजेब की मृत्यु हुई थी 3 मार्च 1707 ईस्वी को। अहमदनगर में इनका मृत्यु हुआ था और इसे दफनाया गया था दौलताबाद में। अब चूंकि जिस समय इसकी मृत्यु हुई थी उस समय 3 पुत्र इसके जीवित थे। एक का नाम था मुअज्जम, जो कि बहादुर शाह प्रथम के नाम से सत्ता में बैठता है। दूसरा का नाम था आजम और तीसरा का नाम था कामबख्श। इन तीनों के बीच में आपसी संघर्ष होता है। मुअज्जम और आजम के बीच में जो युद्ध होता है 18 जून 1707 ईस्वी को, उसको कहा जाता है जजाओं का युद्ध। इसमें क्या होता है, आजम पराजय हो जाता है और यहाँ पे विजय रहता है मुअज्जम। इसके बाद फिर पुनः होता है जनवरी 1709 ईस्वी में बीजापुर का युद्ध। ये होता है कामबख्श के साथ और मुअज्जम के साथ। इसमें भी क्या होता है कि मुअज्जम यहाँ पर जीत जाता है और कामबख्श यहाँ पर पराजय हो जाता है। इस प्रकार से दोनों भाइयों की यहाँ खत्म हो जाता है कहानी, और फिर मुअज्जम जो है वो बहादुर शाह प्रथम के नाम से सत्ता में आता है। तो अब हम बात करते हैं मुअज्जम के विषय में। तो मुअज्जम जो है बहादुर शाह प्रथम के नाम से सत्ता में बैठता है। 1707 से लेकर के 1712 ईस्वी तक इसका कार्यकाल होता है। मुअज्जम इसका मूल नाम था, अन्य नाम है इसका शाह आलम प्रथम। इसे उपाधि मिला हुआ था शाह ए बेखबर का, और ये उपाधि दिया गया था खफे खान के द्वारा, जो कि इसके ही दरबार में रहा करता था। इसे एक सहिष्णु शासक भी माना जाता है, लेकिन इसी के कार्यकाल में जो दो युद्ध हुई थी वो दोनों ही इम्पोर्टेंट है। आप इसको याद करके रखना, पहला जजाओं का युद्ध और दूसरा बीजापुर का युद्ध। वर्ष 1712 ईस्वी में बहादुर शाह की मृत्यु हो गई थी, जिस कारण से जो है पुनः फिर संघर्ष शुरू हो जाता है उत्तराधिकारियों को लेकर के, क्योंकि बहादुर शाह प्रथम के भी चार चार पुत्र थे, जिसका नाम था जहांदर शाह, अजीमुशान, रफीउशान और जहान शाह। अब यदि हम आगे बात करें तो इस उत्तराधिकारी के संघर्ष में जहांदर शाह जो है वो विजयी रहता है, क्योंकि इसको सपोर्ट मिल रहा होता है पीछे से जुल्फिकार खान का। एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है आप सभी के लिए, ओवन सिडनी ने बहादुर शाह के विषय में कहा था, बहादुर शाह अंतिम मुगल शासक था जिसके बारे में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं जहांदर शाह के विषय में। तो इसका कार्यकाल 1712 से लेकर के 1713 ईस्वी तक रहता है। छोटा सा कार्यकाल होता है इसका। इसे एक सहिष्णु और कमजोर शासक के रूप में जाना जाता है, साथ ही इसे लंपट मूर्ख भी कहा जाता है। जहांदर शाह को गद्दी इसलिए प्राप्त हुआ था क्योंकि इसको ईरानी गुट का वजीर, जिसका नाम था जुल्फिकार खान, उसका सहयोग प्राप्त था। जुल्फिकार खान ने साम्राज्य की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के लिए इजारा प्रथा का भी शुरुआत जहांदर शाह के कार्यकाल में किया था। जहांदर शाह के समय महत्वपूर्ण घटनाओं की अगर जिक्र करें तो जय कर की समाप्ति, अजीत सिंह को महाराजा और जय सिंह को मिर्जा राजा को उपाधि दिया गया। आगे यदि हम बात करें तो जहांदर शाह लाल कुंवर जो वैश्या थी उनके ऊपर बहुत ज़्यादा आसक्त था, मतलब बहुत ज़्यादा मिला हुआ था उनसे। सैयद बंधुओं के सहयोग से जहांदर शाह के भतीजा, जिसका नाम था फर्रुख सियर, इसके द्वारा जो है हत्या करवा दिया जाता है और फिर फर्रुख सियर जो है वो शासक बनता है। फर्रुख सियर का कार्यकाल था 1713 से लेकर के 1779 ईस्वी तक। फर्रुख सियर सैयद बंधुओं, जिसका नाम था अब्दुल्ला खान और हुसैन अली खान, इनके सहयोग से राजा बना था। अब्दुल्ला खान को उन्होंने जो है राजा बनने के बाद वजीर का पद दिया और हुसैन खान को मीर बख्शी का पद दिया था। फर्रुख सियर ने जय सिंह को सवाई का उपाधि दिया। गद्दी पर बैठते ही जय कर को हटाने की पुनः घोषणा कर दिया, साथ ही तीर्थ यात्रा कर को भी हटा दिया था। 1716 ईस्वी में सिख सैनिक, जिसका नाम था बंदा बहादुर, उसको इन्होंने जो है दिल्ली में फांसी दिलवाया था। जोधपुर के राजा अजीत सिंह ने अपनी पुत्री का विवाह फर्रुख सियर से किया था, इस बात को भी आप लोग याद रखना। 1717 ईस्वी में एक शाही फरमान के जरिए अंग्रेजों को व्यापारिक छूट प्रदान किया गया था फर्रुख सियर के द्वारा, जिसे कंपनी का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं रफ़ी-उद-दरजात के विषय में। तो यह सबसे कम समय तक शासन करने वाला मुगल शासक था। कितने से कितने तक, तो 28 फरवरी 1719 से लेकर के 4 जून 1719 ईस्वी तक।
इसके बाद जो है रफ़ी-उद-दौला आता है 6 जून 1719 ईस्वी में, और इसका कार्यकाल होता है 17 सितंबर 1719 ईस्वी तक। इसे उपाधि दिया गया था शाहजहां द्वितीय का। ये अफीम का बहुत ज़्यादा आदी था, जिसके कारण से इसे जो है पेचिस का रोग हो जाता है और फिर ये मर जाता है। तो फिर आता है कौन, तो रफ़ी-उद-दौला के बाद आता है मोहम्मद शाह, और इसका कार्यकाल होता है 1719 से लेकर के 1748 ईस्वी तक। मोहम्मद शाह बहादुर शाह के सबसे छोटे पुत्र, जिसका नाम था जहान शाह, उसका बेटा हुआ करता था। इसका अन्य नाम था रोशन अख्तर, और इसे उपाधि मिला हुआ था रंगीला बादशाह का। यह सैयद बंधुओं के सहयोग से राजा बना था, और सैयद बंधुओं ने इसकी हत्या भी बाद में करवा दिया था। इसके समय की महत्वपूर्ण घटनाओं की अगर बात करें तो सैयद बंधुओं का पतन हो चुका था इसके समय में ही। स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ था, जैसे कि हैदराबाद, अवध और बंगाल जैसे राज्यों का। आगे यदि हम बात करें तो 1739 ईस्वी में विदेशी आक्रमणकारी, जिसका नाम था नादिर शाह, वो भारत में आक्रमण करता है मोहम्मद शाह के कार्यकाल में ही। और नादिर शाह कहाँ का था, तो ईरान का था, और इसे ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है। करनाल के युद्ध में नादिर शाह ने मोहम्मद शाह को हरा दिया था, और इसके बाद जो है कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन, जिसे तख्त ताउस या फिर कहे तो सोने का सिंहासन भी कहा जाता है, उसको लूट करके फिर ईरान लेके वो चला जाता है। अब हम बात करते हैं अहमद शाह के विषय में। इसका कार्यकाल था 1748 से लेकर के 1754 ईस्वी तक। मोहम्मद शाह की मृत्यु के बाद उसका बेटा अहमद शाह जो है गद्दी पर बैठा। इसका जन्म माना जाता है एक नर्तकी से हुआ था, और इसके समय में राजकीय कामकाज जो है इसकी माँ देखा करती थी, जिसका नाम था उधम बाई, और उधम बाई को उपाधि मिला हुआ था किबला आलम का। अहमद शाह अब्दाली जो है पहली बार 1747 ईस्वी में इसी के कार्यकाल में भारत के ऊपर आक्रमण किया था। न केवल पहली बार किया, लेकिन कहा जाए तो अत्यधिक आक्रमण भी इसी के कार्यकाल में अहमद शाह अब्दाली भारत के ऊपर किया था। इसके समय में मुगल अर्थव्यवस्था जो है बहुत ज़्यादा कमजोर पड़ जाती है। सैनिकों को वेतन देने तक पैसा इसके पास नहीं रहता है, जिसके कारण से अलग अलग क्षेत्रों में सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था। इसके वजीर, जिसका नाम था इदामुल मुल्क, उन्होंने जो है अहमद शाह को गद्दी से हटा करके जहांगीर शाह का बेटा, जिसका नाम था आलमगीर द्वितीय, उसको फिर बाद में सत्ता पर बैठाता है। तो अहमद शाह के बाद फिर आता है आपका आलमगीर द्वितीय। इसका कार्यकाल होता है 1754 से लेकर के 1758 ईस्वी तक। इसके शासनकाल में जो वास्तविक शक्ति होती है वो वजीर इनके हाथों में होती है। इसी कार्यकाल में अहमद शाह अब्दाली जो है दिल्ली तक जा पहुंचता है। इसके समय की जो प्रमुख घटना है वह है प्लासी का युद्ध, जो कि 23 जून 1757 को हुआ था सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में, जहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव का विजय होता है और सिराजुद्दौला बुरी तरीके से हार जाता है। ठीक है, हम डिटेल्स में इसको भी चर्चा करेंगे, पर उसको हम मॉडर्न इंडिया के फेज में देखेंगे। अब हम बात करते हैं शाहजहां तृतीय के विषय में। तो इसका कार्यकाल 1758 से 1759 ईस्वी तक होता है। आलमगीर द्वितीय के समय उसका पुत्र, जिसका नाम था अली गौहर, वो बिहार में था, जहाँ पर शाह आलम द्वितीय के नाम से स्वयं को उन्होंने जो है सम्राट घोषित कर दिया। इसी समय देखा जाता है कि दिल्ली में भी इमादुल मुल्क ने कमबख्श के पौत्र, जिसका नाम था शाहजहां तृतीय, उसको सिंहासन पर बैठा दिया। इस प्रकार से पहली बार दिल्ली के गद्दी पर दो अलग अलग शासक जो है सिंहासन रूढ़ हुए थे। इसके बाद आता है शाह आलम द्वितीय, और उसका कार्यकाल होता है 1759 से लेकर के 1806 ईस्वी तक। अन्य नाम इसका होता है अली गौहर। ये मराठा और अंग्रेजों के नज़र में जो है नाम मात्र का शासक माना जाता है। इसी के शासनकाल में दक्षिण में अकाल भी पड़ा था। इसके समय की प्रमुख घटनाओं के ऊपर अगर हम बात करें तो पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ था, और बक्सर का युद्ध जो कि 1764 ईस्वी में हुआ था, और फिर इसके बाद 1765 ईस्वी में इलाहाबाद का संधि हुआ था। इस युद्ध में पराजय के बाद शाह आलम द्वितीय क्लाइव को बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी प्रदान करता है, और इस युद्ध के बाद वह अंग्रेजों के संरक्षण में 1765 से लेकर के 1772 ईस्वी तक इलाहाबाद में रहता है। शाह आलम द्वितीय के बाद जो है अकबर शाह द्वितीय आता है। इसका कार्यकाल होता है 1806 से लेकर के 37 ईस्वी तक। इसके शासनकाल में मुगल सत्ता अंग्रेजों के संरक्षण में आ गया था। यह अंग्रेजों के संरक्षण में बनने वाला पहला शासक था। इसने राजा राम मोहन राय को राजा को उपाधि दिया था। वर्ष 1835 ईस्वी में मुगलों के सिक्के चलने बंद हो गए थे, यानी कि अकबर शाह द्वितीय के कार्यकाल में ही मुगलों के जो सिक्के चला करते थे वो पूर्ण रूप से बंद हो चुके थे। एमहर्स्ट पहला अंग्रेज अधिकारी था जो अकबर द्वितीय के साथ बराबरी के स्तर पर मुलाकात किया था। अकबर शाह द्वितीय के बाद जो है बहादुर शाह द्वितीय आता है, और इसका कार्यकाल होता है 1837 से लेकर के 1857 ईस्वी तक। ये अंतिम मुगल शासक माना जाता है। इसे बहादुर शाह जफर के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो है जफर उपनाम से शायरी लिखा करता था, इसलिए इसका नाम जो है बहादुर शाह जफर पड़ गया था। इसके कार्यकाल में 1857 का विद्रोह भी हुआ था, जिसके बाद हुमायूं के मकबरे से इसे गिरफ्तार किया गया, और फिर बाद में इसे जो है रंगून निर्वासित कर दिया गया, जहाँ पर 1862 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई थी। अब प्रश्न आता है कि यदि हमसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए कि मुगल साम्राज्य के पतन के पीछे कारण क्या रहे हैं, तो हम उसमें आंसर क्या चूज कर सकते हैं।
तो पहला कमजोर उत्तराधिकारी आप चूज कर सकते हो, क्योंकि औरंगजेब का कार्यकाल 1658 से 1707 ईस्वी तक था। जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हुई उसके बाद जितने भी शासक आए उसे अयोग्य शासक माना जाता है, अकुशल माना जाता है, दूरदर्शिताहीन माना जाता है। अगर कुछ एग्जाम्पल देखें तो बहादुर शाह प्रथम का कार्यकाल जो कि 1707 से लेकर के 12 तक रहा था, क्योंकि ये तो भाइयों के बीच युद्ध जीत जाता है, लेकिन जैसे ही इसकी मृत्यु होती है इसके बेटों में, जो कि इसके 4 बेटे थे, संघर्ष होना शुरू हो जाता है उत्तराधिकारी को लेकर के। आगे अगर हम बात करें तो 1719 से लेकर के 1748 के बीच में लगभग 30 वर्षों में ही 6 मुगल सम्राट बदल चुके थे, जिसके कारण से मुगल सत्ता जो है अस्थिर हो चुका था। दूसरा कारण मान सकते हो आप प्रशासनिक कमजोरी। ग्राउंड लेवल पर जो प्रशासक थे वो बहुत ज़्यादा भ्रष्ट और अकुशल थे। अगर एग्जाम्पल देखें तो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला का युद्ध हो रहा था रॉबर्ट क्लाइव के साथ। इस बीच जो है मीर जाफर जो किसी के दरबार में रहा करता था, रॉबर्ट क्लाइव के गुट का सहयोग किया, जिसके कारण से सिराजुद्दौला प्लासी के युद्ध में बुरी तरीके से पराजित हुआ। तीसरा कारण कहीं ना कहीं आर्थिक संकट भी था, क्योंकि भारी कर लगाया करते थे, अनावश्यक खर्च किया करते थे, जिसके कारण से जो है राजकोष खाली हो चुका था। तो आर्थिक संकट भी एक कारण माना जाता है। इसके अतिरिक्त धार्मिक असहिष्णुता की नीतियां और इसके विरुद्ध होने वाली विद्रोह। हम देखे थे किस प्रकार से औरंगजेब ने कट्टरवादी नीतियां लाया था, हिंदुओं को पसंद ही नहीं करता था। इस कारण से जो हमारे हिंदू जनता थे वो विद्रोह करना शुरू कर दिए। अगर कुछ एग्जाम्पल देखें तो मराठा विद्रोह, छत्रपति शिवाजी ने मुगलों के खिलाफ जो है संघर्ष करना शुरू कर दिया और मराठा साम्राज्य का नींव रखा था। सिख विद्रोह, गुरु गोविंद सिंह ने और बंदा बहादुर सिंह ने मुगलों के खिलाफ लड़ाइयां लड़ी। जाट विद्रोह, इसमें राजा सूरजमल जो था उन्होंने मुगलों के खिलाफ स्वतंत्र राज्य स्थापित किया। इसके बाद जो है यूरोपीय शक्तियां ने भी प्रभाव डाला भारत के ऊपर, और इन सब के अतिरिक्त सैन्य कमजोरियां। मुगल सेना पुरानी रणनीतियों पर चल रही थी, जबकि बाद के दिनों में आने वाले जो भी यूरोपीय शक्तियां थी वो आधुनिक हथियारों से लैस थी, जिसके कारण से मुगल सत्ता को डायरेक्टली चुनौतियां दे रही थी। अंग्रेजों की डिवाइड एंड रूल, जो फूट डालो राज करो की जो नीतियां थी, वो भी कहीं ना कहीं मुगल साम्राज्य के पतन के पीछे का कारण माना जाता है। अब हम बात करते हैं मुगल साम्राज्य के पतन के बाद इसका परिणाम क्या निकल का है, इसका रिजल्ट क्या निकल का है। तो कई सारे क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ, जैसे कि अवध का 1722 ईस्वी में नवाब सादत अली खान के द्वारा, हैदराबाद को 1724 ईस्वी में निजामुल मुल्क के द्वारा। इसके अतिरिक्त मराठा साम्राज्य बाजीराव पेशवा के नेतृत्व में मराठाओं ने उत्तरी भारत तक आकर के पहुंच चुका था। ऐसा माना जाता है कि कुछ समय तक वो दिल्ली के ऊपर आक्रमण करके मुगल सत्ता को चुनौती देने वाले भी थे। और भी क्या परिणाम निकल के आया, तो ब्रिटिश शासन की नींव पड़ा। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, जहां पे अंग्रेजों ने बड़ी जीत हासिल की। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ, इसमें भी उन्होंने जीत हासिल किया। और अंतिम में 1857 का विद्रोह हुआ, उसमें भी जो है उन्होंने जीत हासिल किया। और इस प्रकार से जो है ब्रिटिश शासन की नींव पड़ गई। और भी क्या परिणाम निकल के आए, तो भारतीय समाज में कई सारे बदलाव देखने को मिले। पारंपरिक हस्तशिल्प उद्योग प्रभावित हुआ, क्योंकि अंग्रेजों ने भारतीय व्यापार पर कब्जा कर लिया था। इसके अतिरिक्त भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में अंग्रेजी कानून लागू हो गए थे। इसके अतिरिक्त 1857 का विद्रोह, अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने इस विद्रोह के बाद जो है रंगून निर्वासित कर दिया था। इस प्रकार पूरा स्टडी करने के बाद निष्कर्ष यही निकलता है कि मुगल साम्राज्य का पतन जो है वो एक क्रमिक प्रक्रिया थी, जो आंतरिक कमजोरियों और बाहरी शक्तियों के प्रभाव से हुई थी। और इसका परिणाम यह हुआ कि भारत में पुनः कई सारे क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हो गया, अंग्रेजों को आगे चल करके प्रभुत्व मिला, और फाइनली जो है भारत में मुगल शासन के बजाय ब्रिटिश शासन का नींव पड़ गया। तो दोस्तों इस प्रकार से एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक को आज हम लोग कंप्लीट किए। ये वीडियो कैसे लगी जरूर बताना, और हाँ, ऐसे और महत्वपूर्ण वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। मिलते हैं अगले क्लास में दोस्तों, तब तक के लिए थैंक यू।